हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज एस के शर्मा। एंड आज बहुत खुशी हो रही है कि लाइक MCO 06 और आज जो पेपर था MCO 07 उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे स्टडी मटेरियल से थे। एंड जो मैंने आपको लास्ट मिनट सजेशंस दिया था, आई थिंक वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में स्ट्राइक किए थे। आई एम रियली फीलिंग वेरी मच सेटिस्फाइड एंड वेरी मच थैंकफुल टू गॉड। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो है MCO 22 पे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड मैनेजरियल एप्लीकेशन। नाउ एज वी नो, ये नया सब्जेक्ट है जो रिसेंटली अभी MCOM में ऐड हुआ है। पहले ये इग्नू के मैनेजमेंट कोर्सेज में था एंड प्योरली इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आई विल, बिकॉज वी डू नॉट नो मच अबाउट दिस सब्जेक्ट, सो आई विल एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्योरली स्टैटिस्टिक्स पे है, मैथमेटिक्स बहुत है। एंड मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो स्टैटिस्टिक्स पे है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, ज़रूर से देखिए वो। लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, तो इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं। बट MCOM एंड मैनेजमेंट कोर्सेज, इसमें थोड़ा फ़र्क भी है, बिकॉज प्योरली मैनेजमेंट में जहाँ पे हम लोग बेसिकली वी गेट अ लॉट ऑफ दिस थिंग, केस स्टडीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। लेकिन मैनेजमेंट MCOM इज प्योरली ए थ्योरी सब्जेक्ट, तो वी कैनॉट एक्सपेक्ट मच न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस, बट स्टिल देन नया सब्जेक्ट है। नाउ इग्नू कैसे पेपर डिज़ाइन करता है MCOM के लिए, MCO 22 के लिए, लेट्स सी। ओके, सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 इज ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा। इट्स नॉट ए न्यू टॉपिक इन फैक्ट, एज वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। Primary data are those data which are collected for the first time, right? And secondary data are already collected by somebody else, and the researcher using those data. uh, okay, and you must also learn this one, like difference between primary data and secondary data. And one thing more friends, because MCO 03 उसमें भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं, एंड ये भी स्टैटिस्टिक्स पे है, तो दोनों में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिमिलर है, सेम है। एंड MCO 03 के मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो वहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा, राइट। सो प्राइमरी डेटा, इसके मेन सोर्सेज देखते हैं, लाइक मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। देर आर 5 मेथड्स। वन इज ऑब्जर्वेशन मेथड, जहाँ पे रिसर्चर ऑब्जर्व करता है एंड कलेक्ट्स डेटा। देन कम्स इंटरव्यू मेथड, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन 1-to-1 इंटरव्यू करके वहाँ से हम लोग डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देन थ्रू रिपोर्टर्स वी कैन कलेक्ट प्राइमरी डेटा। देन द बेस्ट, जो आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पे MCO 2022 में है, एंड दैट इज क्वेश्चनर। क्वेश्चनर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आप रिवाइज करें, बिकॉज क्वेश्चनर इज अ टाइप ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू द रेस्पोंडेंट्स, एंड देन शेड्यूल। तो ये 5 मेथड्स हैं जिसको आपको डिस्क्राइब करना है, एंड इनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। Mainly there are 3 sources. One is published sources that are already being published in the newspaper, magazines, novels, or in the reports published by the government. Then there are unpublished data on sources जहाँ पे the research work which has been already performed by some researcher, and all these information and data are available in the universities and colleges, तो वहाँ से ये data collect होती है। Then comes electronic sources, that is internet, mobile, like that. Okay. The next concept is designing a questionnaire. How you will design a questionnaire? As we know, it is a set of questions asked to the respondents, and to design a questionnaire, you must have a good cover letter. Then the number of questions should be kept
to the minimum, so that the interviewer will not be get bored up from the research. Then questions should be simple, short, and there should not be any mistakes in the questions. Then questions of sensitive or personal nature should be avoided, ये बहुत important है. Then answers to the question should not require calculations like mathematical calculations. Then logical arrangement of the collection of data. That means questions जो हम लोग question design करेंगे वो एक order में होने चाहिए, एक system में होने चाहिए. And then cross check of the questions and footnotes should be performed, so that there are no mistakes left in the questionnaire. Okay, then what are the essential characteristics of data? I mean primary and secondary data. First one, it should be complete in all respect. Secondly, it should be consistent. That means questionnaire should be checked to see that there are no contradictory answer, right? And it should be accurate, it should serve the purpose for which the questionnaire has been designed, and it should be homogeneous, right? It should be clearly understood by the respondents. Then comes the difference between census and sample. As we know, census, it is a systematic method that collects and records the data of the whole population, whereas sampling is a part of census. That means a part of population is selected and then they are asked questions. And in census, each and every unit of the population is covered, and in sampling only a handful units of population are covered. And sampling is a fast process, whereas census is a time consuming process. Census is a very expensive method, whereas sampling is a bit economical. So like that, I have drawn a flow chart also for census and sample, as you can see here. The next unit 2, I am like friends, one thing more, that I have skipped 2 units in this chapter. I think those 2 units are not very important, so that's why. Okay, second unit is presentation of data, and in presentation data you should know about like what is classification of data. After the data has been systematically collected and edited, the first step is to classify them. Classification is the process of arranging the data according to the points of similarities and dissimilarities. So I think that will make your concept clear. Now what are the main objects? Basically to condense the mass of the data in a readable form. ठीक है, बहुत बड़ा डेटा को छोटा करके लिखना है. And to facilitate the comparison of different attributes and variables, to prepare data which are presented in the tabular form, and to highlight the significant features of the data at a glance. So these are the main objects. Let's see the different types of classification that is being done. The first one is geographical classification, which is done on the basis of area, location. Chronological according to the dates, time. Qualitative according to the quality, attributes, and quantitative according to the numbers and figures. So like this. The next concept is charting of data. In charting means preparing these bar graphs, histograms, frequency polygons, ogive. So like this, all these figures, right? So we use we use a lot of graphical and visual presentation in statistics. We know about this. We have been studying about this right from class 5-6. So we have this bar graph, histogram, frequency polygon, ogive, like that. Okay, let's move on to unit 3, measures of central tendency. Now here you should know about the properties of a good measure of central tendency. It should be easy to understand, it should be complete in all the respect, and it should be based on all the observations, the actual observations, and it must be uniquely defined, and it must be capable of further algebraic treatment. ये बहुत important है. And it should not be unduly affected by extreme values. So these should be the essential characteristics of a measure of central tendency. And these are the different types of central tendency, like arithmetic mean. Weighted arithmetic mean is a part of arithmetic mean, in fact. Third one, median. Then quintiles,
mode, geometric mean and harmonic mean. Now friends, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं एरिथमेटिक मीन पे, मीडियन पे या फिर मोड पे। इसके ऑलरेडी मेरे पास में वीडियोस हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक शेयर करूंगा। डू वॉच दोज वीडियोस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सीधे यूनिट 4 की तरफ चलते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस। ओके, नाउ first of all, let's see like what is the importance of measuring variation. Variation means the difference, and why like we perform variation, and it helps to find out the reliability of an average. Like by using mean, median, mode, whatever the average that we have find out, we do variation of that, whether that average is correct or not, and then to find out the nature and cause of the variation, so that we can take corrective actions. It helps in comparison of the two distribution with regard to variability, and then it helps in measuring the variability for advanced statistical analysis. Now there are different types of variation like range, then we have average or mean deviation, then quartile deviation, then standard deviation. These are not new concepts, we have studied about them. So range, basically range is the difference between the highest value and lowest value, and for a continuous series, the difference between the upper limit and lower limit, so that is called range. And quartile deviation is also known as interquartile range, and it is generally computed by taking the average difference between the third quartile and the first quartile divided by 2. This is the formula that we use to find the quartile deviation, Q3 minus Q1 whole divided by 2. So you will get quartile deviation from that. Then we have average deviation. Now what is that? The measure of average or mean deviation is an important part of this, and generally from the mean, whatever the deviation is there, so that is called average deviation. Generally you might have seen when you are calculating mean from this thing, step deviation method, so we generally use this. And then comes standard deviation. ये बहुत important है, न्यूमेरिकल के व्यू पॉइंट से स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए हैं जो आपको वीडियोस में ज़रूर देखने हैं। ओके, देन कम्स, ओके आगे चलते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्क्यूनेस। नाउ स्क्यूनेस क्या है? स्क्यूनेस इन स्टैटिस्टिक्स इज द डिग्री ऑफ एसिमेट्री ऑब्जर्व्ड इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. Skewness tells us the direction of the distribution. Symmetry means or symmetrical distribution means the variables are equidistant from the average on both the sides, and this skewness can be of three types. First one, positive skewness, negative skewness and zero skewness. Negative skewness, now what is that? It refers to the longer and flatter tail on the left hand side of the distribution. इसका मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी बनाया है, ये आपको स्क्यूनेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा यहाँ से. नाउ एज यू कैन सी हियर, ये जो मिडिल वाली है दिस डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली, नाउ यहाँ पे एज यू कैन सी हियर दिस इज द मिडिल लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज, एंड यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों के वैल्यू इक्वल होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल. एंड यू कैन सी दैट कर्व के दोनों तरफ ये जो कर्व हैं दीज आर इन सिमेट्री. ठीक है, इसको फोल्ड करेंगे तो भी ये कर्व एक दूसरे के साथ में मैच करेगी. when you will observe this figure, now here this is positive skewness, and यहाँ पे mode is maximum, mode is greater than median, and median is greater than mean, तो mean का वैल्यू कम है यहाँ पे. And as you can see here, the tail is a little bit higher on this side, left hand side, and flatter on the right hand side. इसका ठीक अपोजिट वाली केस यहाँ पे होती है in negative skewness. So you should draw this flow chart if you get a question in the exams on skewness. Unit 5 is on basic concept
ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्लास 10 में, क्लास 11, 12, कॉलेज में बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट और हैपनिंग, right? So basically in probability we use three important elements. First, experiment, then sample space and event. Now experiment is used in probability theory. बेसिकली एक्सपेरिमेंट जनरली हम लोग साइंस में यूज़ करते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं है। इट इज़ यू नो ए टाइप ऑफ इवेंट दैट हैपन्स, like whenever you toss a coin you might get head or tail, right? So that is experiment, and these experiments have three things in common. There are two or more outcomes in each experiment, उससे कम नहीं होने चाहिए, and it is possible to specify the outcome in advance. हम लोग पहले से ही पता लगा सकते हैं कि yes head आने वाला है या tail आने वाला है, like that, and there is uncertainty about the outcomes, like that. सैम्पल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग सैम्पल स्पेस बोलते हैं, कि मतलब टोटल जैसे हेड एंड टेल तो दो हो गए सैम्पल स्पेस, एंड ये पूरे इवेंट को लाइक ये जो पूरा अकरेंस है, जो हैपनिंग है, दैट इज इवेंट. You should read about Bayer's theorem also of probability. It describes the probability of occurrence extent related to any condition. एंड ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम ए बैग ऑफ से ब्लैक, वाइट, रेड एंड ब्लू बॉल्स, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4. दैट मीन्स यहाँ पे बैग में 4 बॉल हैं, ब्लैक, वाइट, रेड और ब्लू, तो प्रोबेबिलिटी ब्लू की प्रोबेबिलिटी 1/4. टोटल आउटकम्स यहाँ पे 4 है और ब्लू बॉल 1 है, राइट? सो दिस इज प्रोबेबिलिटी जो ये बाइस ने इंट्रोड्यूस किया था, जो हम लोग क्लास 10 के लेवल में बहुत वर्कआउट करते हैं. इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स. यूनिट 6 इज ऑन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग. A representation of all possible values of a discrete random variable together with their probability of occurrence is called a discrete probability distribution. Actually, this is measured in probability mass function. उसी का ही एक advanced method है, and using this यहाँ पे 3 मेथड यूज करते हैं. using standard function in a probability theory, then using past data on the random variable and using subjective assessment. तो इस तरीके से इसके मेन 3 एलिमेंट हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है फ्रेंड्स कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. इसके मेन जो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इट इज़ सिमेट्री अबाउट द मीन. द डेटा नियर द मीन आर मोर फ्रीक्वेंट, मतलब मीन के पास में जो डेटा होते हैं वो बार बार अकर करते हैं, एंड इट लुक्स लाइक ए बेल शेप, जैसे कि यहाँ पे फिगर में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. इट इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस मिडिल लाइन इज़ द लाइन ऑफ मीन, and both these curves, they are symmetrical. So this is called normal distribution, right? आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में. नेक्स्ट यूनिट इज ऑन सैम्पलिंग मेथड्स. ये तो MCO 03 में भी है. एंड सैम्पलिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द सैम्पल चूजन, एंड बेसिकली वी हैव 2 मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड. इसका डिफरेंस भी एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है. एंड अगेन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स आर डिवाइडेड इनटू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग बहुत ही कॉमन मेथड है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं. इन दिस फिगर there are many persons here in the population, and randomly we have selected, like from this first set we have selected this person, from the second set we have chosen this one, again from the first set we have selected this person,
and from the third set we have this. तो like this. So this is called random sampling, जो randomly आंख बंद करके हमें choose करने हैं population से samples. Then comes systematic. In this method samples are chosen systematically. Like for example, जैसा कि यहाँ पे flow chart में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे total there are 12 persons and every even like you know, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन सेकंड को चूज किया हम लोगों ने एंड आफ्टर स्किपिंग 2 persons again we selected this 5th person, again after skipping 2 persons we selected the 8th man, and again after skipping 2 persons we get this 11th man. So like this एक सिस्टम को फॉलो करते हैं एंड वहाँ से इसकी नाम होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी करने हैं. स्ट्रैटिफाइड में वी आर डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन इनटू स्मॉल सैम्पल्स और क्लस्टर्स. जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि देयर आर 4 clusters and from each cluster we have selected 1 person. So basically for a country like India, stratified random sampling is more suitable. Then we have cluster sampling where the samples are converted into cluster. As you can see here, there are 6 clusters. One, this is first, second, third, fourth, like that. And यहाँ से फिर हम लोगों ने 2 clusters are selected. So like this. Okay. Then comes multi-stage sampling. It is a combination of all the previous methods. Okay. Non-random sampling method देख लेते हैं. There are 3 types of non-random sampling method: convenience sampling, judgment sampling and quota sampling. Convenience sampling, in this method generally a sample which is most conveniently collected, so that is added in the research, जो सबसे ज़्यादा आसान तरीके से samples collect हो सकते हैं. And in judgment sampling the selection is based on the researcher's judgment, उसके experience and उसके judgment से हम लोग samples collect करते हैं. And in quota sampling, this is basically popular in marketing research, and here samples are collected on the basis of certain parameters like age, sex, geographical region, education, and like that. Okay, let's move on to the next unit, unit 11, testing of hypothesis. Testing of hypothesis में as you know, like hypothesis होता क्या है? It is actually a यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है हाइपोथेसिस. एक्चुअली इट इज़ अ टेंटेटिव सॉल्यूशन. एज यू कैन सी हियर द लिटरल मीनिंग इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम का एक गेस सॉल्यूशन, एक एक टेम्पररी सॉल्यूशन. एंड इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हाइपोथेसिस का. हालांकि एक्यूरेट नहीं है हाइपोथेसिस, बट स्टिल देन वी यूज़ दिस बिकॉज ऑल आवर रिसर्च स्टार्ट्स फ्रॉम हाइपोथेसिस. And this is why this need and significance of formulating hypothesis arises. Like it develops the research techniques, then separating the relevant from the irrelevant observations. It shows us the direction of the research, and it acts as a guide. It prevents blind search. So like that, बहुत सारे advantages हैं hypothesis के. And these are the requisites of a good hypothesis. It must be testable, that means इसको टेस्ट कर सकते हैं. And it must have an object. It must be objective. It should be measurable, and it should relate to the variables and attributes. And आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है टाइप 1 टाइप 2 एरर्स के बारे में, बिकॉज हाइपोथेसिस या फिर सैम्पलिंग ये जो भी हैं, तो यहाँ पे एरर्स एंड मिस्टेक्स के चांसेस तो होते ही हैं. ओके, नाउ type 1 error is assumed to be more serious than type 2 error, and type 1 needs to be explicitly controlled. And basically both these errors, this type 1 error is denoted by alpha and type 2 error is denoted by beta. So both the errors are very very important for a hypothesis. And these are the procedures of testing hypothesis. The different steps in hypothesis: number 1, state the null and alternative hypothesis. Choose the sample statistics.
that will define the critical region, then specify a level of significance of alpha, and then define the critical region in terms of tested statistics, and compare the observed data and value with the less statistical data. So like this. Okay. Unit 12 is on साई स्क्वायर टेस्ट. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. इसको बहुत अच्छे से आप लर्न करके जाइए. एंड इसका ये टेस्ट कैसा टेस्ट है, साई स्क्वायर ने इसको इन्वेंट किया था. एंड साई स्क्वायर टेस्ट इज अ मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इन मोर देन one category of variables, and it was developed by Carl Pearson. It is a statistical test used to compare the observed results with the expected results. तो यहाँ से चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. And basically the main purpose of this test is to determine if a difference between the observed data and expected data is due to chance, or if it is due to the relationship between the variables. So we can find out the differences by using this. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. एक चीज़ और इसके अंदर है, इट इज़ यूज टू एसेस 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन बेसिकली. एक तो होता है गुडनेस ऑफ फिट, देन होमोजीनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स. तो ये 3 कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग साई स्क्वायर टेस्ट, एंड यू शुड लर्न दिस फॉर्मूला, राइट. यू माइट गेट ए न्यूमेरिकल ऑल्सो. And again there are certain conditions to apply this test, like random sample, like you know जो samples हम लोग collect करेंगे that should be collected randomly, and we should collect data from a large sample size, and it should have adequate cell size, and the variables should not be dependent on each other, they should be independent. Okay, आगे चलते हैं. यूनिट 13 में बिजनेस फोरकास्टिंग. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स. यहाँ पे फोरकास्टिंग करते हैं. बेसिकली प्राइमरी पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग इज टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज. एंड प्लानिंग डिसीजंस मे बी ऑफ 3 टाइप्स, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग, राइट. एंड बेसिकली ये कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं. Subjective and of intuitive method, then methods based on average of the past data, and we use regression, then casual or econometric models and time series. तो ये 5 मेथड हम लोग यूज़ करते हैं while studying the business forecasting. Okay, the next unit 14 is on correlation. नाउ कोरिलेशन और रिग्रेशन, इसके बाद वाला यूनिट रिग्रेशन पे है. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कोरिलेशन, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ द 2 वेरिएबल्स, एंड बोथ द वेरिएबल्स मूव टुगेदर एंड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एंड कोरिलेशन शोज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, you know. And for example, to find the relation between the age and knowledge, that can be done by correlation. And because as we know that knowledge increases with age, right, the older persons have more knowledge than the younger persons. So all these differences, all these degree we can find out by correlation. कुछ इसके advantages हैं, application है, वो भी आपको पढ़ने हैं. Now regression, दोनों ही मतलब correlation, regression दोनों साथ में चलते हैं always simultaneously. And regression is it is a statistical tool which shows the nature of relationship between the variables. ये ज़्यादा सिस्टमेटिक है. एंड वही सेम एग्जांपल की तरफ जाएं जहाँ पे मैंने अभी भी आपको बताया था नॉलेज और एज के बारे में. तो रिग्रेशन टेल्स अस दैट हाउ मच नॉलेज वुड बी इंक्रीज विथ एज, एंड इन कोरिलेशन वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओके नॉलेज इंक्रीजेस विथ एज, बट इन रिग्रेशन we find out like how much knowledge will increase with the age. So like that, this is the difference between correlation and regression that you should also study. And this is the last unit, time series. Time series का सबसे पहले तो definition समझ लेते हैं. When quantitative data are arranged in order of their occurrences, that is called time series, and it consists of statistical data which are collected and recorded over successive time,
and it helps to understand the past behavior of the variables. It also helps in forecasting the future behavior of the variables and taking future decisions, planning, strategy like that. It also helps to compare the different time series. And basically, there are main four components of time series. One is trend variation, which is denoted by capital T. Then seasonal variation, which is denoted by S. Cyclic variation denoted by C, and irregular variation that is denoted by I. So like this, friends, these are few important questions, and apart from this, don't forget to practice numericals, mean, median, mode, bar graph, histogram, regression, correlation, standard deviation, and variation. And I hope this is going to be very useful for your exams.